बाबूजी, ये लीजिए 200 रुपये। हरी सब्जियां ले आइएगा, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर लाइएगा। इनके ऑफिस से कुछ मित्र आएंगे तो पकौड़े और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज़ में लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे 4 बातें सुनने को मिले। पुष्पा अपने ससुर निरंजन बाबू से कह रही थी। निरंजन बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगे कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाएं, दूध मंगवा लेती। पुष्पा बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा जा रहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली गई। तभी निरंजन बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बनानी है? निरंजन बाबू पोती को लाड़ प्यार करते हुए बोले, प्रिया आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए निरंजन बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल दिए। सारा सामान लेने के बाद निरंजन बाबू के पास 20 से 25 रुपये बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया इतना सब्जी लिया हूँ तो कुछ धनिया पत्ता और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। निरंजन बाबू सोचे, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों ना प्रभा पत्नी के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुंचते ही और बोले, बिहारी लाल के हो बच्चे, तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे, क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया है? निरंजन बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50, आपके लिए बस 35 रुपये। महंगाई बहुत बढ़ गई है। गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? निरंजन बाबू ने संकोच से भरी नज़रों से उसे देखा और अपने कुर्ते की जेब से 25 रुपये निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया, तो सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। अभी के लिए ये लो, अगली बार जब मिलूंगा तो 10 रुपये दे दूंगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ मैं टिका हूँ। कितने एहसान है आपके उस मुझ पर। मैं भला नहीं हूँ? जब किसी से मदद की थी तो आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, उससे मैंने दुकान भी खोला और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज पाया। याद है मुझे, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझे होता था मैं दे जाता था। आप ये पैसे भी रखिए मेरी तरफ से, भाभी को पान खिला दीजिएगा। निरंजन बाबू मुस्कुरा कर 25 रुपये उसके हाथ में दे दिए और घर को आ गए। जाते हुए निरंजन बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पर पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे। पर आज जब बेटे बहू का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारे की ये हालत हो गई है कि उनके जेब में 35 रुपये नहीं है। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। निरंजन बाबू को पसीने पसीने देख प्रभा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछती और कहती, क्यों इस उम्र में ये सब का काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब करना शोभा देता है? निरंजन बाबू बोले, भाग्यवान पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो गैस बन जाएगा, फिर पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्रभा जी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी। अब तो गिन चुन कर रोटी मिलती है, खाते ही कितना हो जो बचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो? निरंजन बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
मेरे दुख सुख के साथ ही तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान प्रभा जी की तरफ बढ़ाया। प्रभा जी मुस्कुरा कर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलती। इस मीठे पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठापन घोल देते हैं। ईश्वर आपकी सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। तभी उधर से पुष्पा आई और बोली, बाबूजी मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आप आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचा कर कुछ और खरीद सके। छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? कभी सोचा है आपने? प्रभा जी बोली। बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रभा जी का बेटा विकास बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो कलह शोर मचा रही हो। पुष्पा ने सारी बात बताई विकास को। बाबूजी आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो आपने पुराने शौक भी भूल जाइए। फिर गिन कर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ दादाजी हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटा बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगी। कल को शर्मिंदा हुए पर ऐसे लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। प्रभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। निरंजन बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गए और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रभा जी अपनी आंचल से अपने आंसू को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा उन्होंने तुम्हारे रुपए 25 रुपये अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन ही उन्हें खीर खिलाती थी पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली थाली खाली कर देता था आज वही हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता? पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता है आया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में प्रिया विकास और पुष्पा के पास आई और बोली, मम्मी पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विकास मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिन कर खाने दूंगी जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। पुष्पा प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो, चलो कमरे में, मैं फिर बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम चॉकलेट सब बंद, खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर पुष्पा विकास से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी दाल सलाद सब होता था, वहीं निरंजन बाबू की थाली में एक सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपत चुपचाप खा लेते और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद निरंजन बाबू अपने बेटे से बोले, विकास जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात वो मुझे दे देना। विकास आसर से देखा तो वे बोले, बेटा अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर है, पत्नी है, बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। विकास हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। निरंजन बाबू बोले, हाँ पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन निरंजन बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। विकास बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? निरंजन बाबू बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। विकास बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या ज़रूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नए शौक तो नहीं पाल लिए? इतनी भी ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते। निरंजन बाबू बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा।
याद है तुम्हें नौकरी से पहले तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज़्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारे थाली में दे देती थी। और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलता हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर निरंजन बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। निरंजन बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे निरंजन बाबू घर आए। प्रभा जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा, कल तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। ये लो तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। निरंजन बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे उसका निदान मिल गया है। प्रभा जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं। निरंजन बाबू मुस्कुरा कर बोले, इंतजार करो, शाम में जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब तो बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए पुरानी खीर बनाओ तो जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। आज मैं जैसे ही विकास दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर रख कर निरंजन बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विकास बोला, बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठिए। निरंजन बाबू बोले, ये घर मेरा, ये सोफ़ा मेरा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी पुष्पा कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं। मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभा जी निरंजन बाबू को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु निरंजन बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं का मारता, वो आज हमारी रोटियां गिनता है। बहुत बन लिया अच्छा रिश्ता, अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने का अच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमा कर क्यों बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं। निरंजन बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घर मेरा है। ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 देने होंगे या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से निरंजन बाबू को देख रहे थे। निरंजन बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई हो कि नहीं, आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में मिला है। सीखना और सिखाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। प्रभा जी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। निरंजन बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और पुष्पा चुपचाप कमरे में चले गए। पुष्पा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरे जगह चल रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता है, घर का किराया ही 25 से 30 हज़ार है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे। घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब सामान लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से निरंजन बाबू खाते और पोती को खिलाते थे और हमेशा प्रभा जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। न जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल और क्या भूखी जाओगी। प्रभा जी भी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया। निरंजन बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर निरंजन बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को पढ़ने या सुनने के लिए।